आज हमारे पास पीटर टेलर की किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस के कुछ अंश हैं। जब मैंने पहली बार ये शीर्षक पढ़ा ना, तो मुझे सच में हंसी आ गई। हाँ, आती है। मतलब आलस की कला। आलस तो वो चीज है जिसके लिए हमें बचपन से डांट पड़ती आई है। बिल्कुल सही। आलस को हमेशा से एक अवगुण, एक बुरी आदत की तरह ही देखा गया है। हाँ, काम चोरी का दूसरा नाम। बिल्कुल। लेकिन इन सोर्सेस का मिशन इसी सोच को, इसी धारणा को चुनौती देना है। ये हमें आलस को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर करते हैं। एक नया चश्मा? हाँ, जिसे लेखक कहते हैं प्रोडक्टिव लेजीनेस, मतलब उत्पादक आलस्य। उत्पादक आलस्य? ये सुनने में कितना अजीब है। तो चलिए इसी दिलचस्प आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है कि कम मेहनत करके ज्यादा पाया जा सके? या ये सिर्फ कामचोरी को अच्छा दिखाने का एक बहाना है? हाँ, देखते हैं कि इन सोर्सेज में क्या छिपा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोडक्टिव लेजीनेस है क्या भला। क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका मतलब सोफे पे पड़े रह के चिप्स खाना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है काम शुरू करने से पहले दिमाग ज्यादा चलाना। अच्छा? ये उस बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागने के ठीक उल्टा है। वो लोग जो बहुत व्यस्त दिखते हैं पर असल में कुछ हासिल नहीं कर पाते। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे लोग। लेखक ने 2 तरह के लोगों का जिक्र किया है, लेजी विनर यानी आलसी विजेता, और बिजी लूजर यानी व्यस्त हारने वाला। बिजी लूजर, ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में ऑफिस के कई चेहरे घूम गए। वो लोग जो हमेशा दौड़ भाग में रहते हैं। हाँ, जिनकी डेस्क पर हमेशा फाइलों का ढेर लगा रहता है। बिल्कुल। पर जब आप उनसे पूछें कि आज किया क्या, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। वही, बिजी लूजर व्यस्तता को ही उत्पादकता समझ लेता है, जबकि लेजी विनर काम करने से पहले रुककर सोचता है। तरह का काम करते हैं। ये सवाल किसी भी काम में कूदने से पहले खुद से पूछने चाहिए। हाँ, और ये सवाल मुझे बहुत दमदार लगे। पहला ही सवाल था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या मैं यह काम करना भी चाहती हूँ? और अगर हाँ, तो क्या ये सच में जरूरी है? हम कितनी बार बिना सोचे समझे बस काम करने लगते हैं क्योंकि वो हमें दिया गया है। सही बात है। और अगर जवाब हाँ है, तो अगला सवाल आता है, क्या इसका नतीजा मेरी मेहनत के लायक होगा? मतलब जो एनर्जी मैं इसमें लगा रही हूँ, क्या उससे मिलने वाला फल उतना मीठा होगा? हाँ, या मैं सिर्फ एक छोटे से काम के लिए अपनी सारी ताकत झोंक रहा हूँ? ये तो बहुत जरूरी बात है। और फिर एक सवाल आता है जो हमारे ईगो पे चोट करता है। कौन सा? क्या यह काम मुझे ही करना होगा? क्या कोई और इसे मुझसे बेहतर या ज्यादा तेजी से कर सकता है? उफ, ये मानना कि हर काम के लिए हम ही बेस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी। बिल्कुल। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, सफलता का असली मतलब क्या है? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां काम पूरा हो जाता है? हाँ, क्योंकि उस पॉइंट के बाद की गई हर मेहनत, हर परफेक्शन की कोशिश, वो सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। तो ये सवाल हमें बताते हैं कि कहाँ रुकना है। एग्जैक्टली। तो ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है। पर मुझे लगा था कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी होगी, अच्छी बातें। लेकिन सोर्सेज में जो बात मुझे सबसे कमाल की लगी, वो ये है कि लेखक कहता है कि इसके पीछे पक्का साइंस और इतिहास का सबूत है। हाँ, और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। लेखक यहाँ परेटो सिद्धांत यानी 80-20 नियम का हवाला देते हैं। अच्छा, परेटो प्रिंसिपल? मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, ये विचार मैनेजमेंट गुरु जोसेफ एम जुरान ने लोकप्रिय बनाया था, पर इसका नाम इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो के नाम पर है। तो परेटो ने असल में खोजा क्या था? देखिए, परेटो 19वीं सदी के अंत में इटली में जमीन के मालिकाना हक पर स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि इटली के 80% जमीन और दौलत पर सिर्फ 20% लोगों का कब्जा था। सिर्फ 20%? हाँ, ये देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर उन्होंने अपने बगीचे में देखा तो पाया कि 80% मटर सिर्फ 20% पौधों से आ रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि ये एक यूनिवर्सल पैटर्न हो सकता है। मतलब 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से मिलते हैं? बिल्कुल। किताब में रोजमर्रा की जिंदगी के जो उदाहरण है, वो तो एकदम सही बैठते हैं। जैसे हम अपनी अलमारी के 20% कपड़े ही 80% समय पहनते हैं, या कोई कंपनी अपनी 80% कमाई अपने सिर्फ 20% ग्राहकों से ही करती है। बिल्कुल। और यही प्रोडक्टिव लेजीनेस का आधार है। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी और अपने काम में उन 20% सबसे जरूरी चीजों को पहचानो जो तुम्हें 80% नतीजे दे रही हैं। हाँ, और फिर अपनी सारी ऊर्जा उन्हीं पर लगाओ। बाकी 80% कामों को या तो छोड़ दो, या किसी और को दे दो, या उन पर कम से कम वक्त खर्च करो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में काम करता है?
मेरा मतलब है उस 20% को पहचानना ही तो सबसे मुश्किल काम है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। ये एक सांस्कृतिक बदलाव की भी बात है। रही बात उस 20% को पहचानने की, तो उसका एक आसान तरीका है। क्या? आप एक हफ्ते तक अपने सारे कामों की लिस्ट बनाइए। हफ्ते के अंत में उन कामों पर निशान लगाइए जिन्होंने आपको आपके लक्ष्य के सबसे करीब पहुंचाया। अच्छा। आपको हैरानी होगी कि वो लिस्ट बहुत छोटी होगी। वही आपका 20% है, बाकी सब सिर्फ व्यस्तता है। अरे वाह, ये तो एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है। और ये 20% पहचानने वाली बात मुझे एक और कमाल के किस्से की याद दिला रही है जो सोर्सेज में है। प्रशियाई सेना वाला। हाँ, वही जनरल हेलमुथ वॉन मोल्टे का। हाँ, और उनका सिस्टम बड़ा कमाल का था। जनरल वॉलमॉट के 19वीं सदी के बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार माने जाते हैं। जब वो प्रशियाई सेना के चीफ ऑफ स्टाफ बने, तो उन्होंने अपने अफसरों को 2 पैमानों पर 4 हिस्सों में बांटा। स्मार्ट बनाम नॉट स्मार्ट और मेहनती बनाम आलसी। स्मार्ट और आलसी, ये कॉम्बिनेशन सुनने में ही अजीब है। बताइए वो 4 कैटेगरी क्या थी? पहली कैटेगरी थी नॉट स्मार्ट और आलसी। ओके। जनरल का मानना था कि ये लोग ठीक हैं, इनसे कोई खास खतरा नहीं है। इन्हें ऐसे काम दिए जाते थे जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ, वो कोई पहल नहीं करते थे, इसलिए कोई गड़बड़ भी नहीं करते थे। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरी थी स्मार्ट और मेहनती। ये लोग बहुत अच्छे स्टाफ ऑफिसर बनते थे, माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर। अच्छा, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखने वाले। बिल्कुल। इनका काम ये पक्का करना था कि हर ऑर्डर को वैसे ही पूरा किया जाए जैसा कहा गया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और तीसरी, मुझे लगता है वो सबसे बुरी होगी। आपने सही अंदाजा लगाया। तीसरी कैटेगरी को जनरल वॉन मोल्ट के सबसे खतरनाक मानते थे। ये थे नॉट स्मार्ट और मेहनती। नॉट स्मार्ट और मेहनती। हाँ, उनका कहना था कि ये अफसर पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ गलत दिशा में भागते हैं। ये बिना सोचे समझे काम करके इतनी तेजी से समस्याएं खड़ी कर सकते हैं कि उन्हें ठीक करने में बाकियों की बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। ऐसे अफसरों का वो क्या करते थे? उन्हें फौरन सेना से निकाल देते थे। एक मिनट, लेकिन ये तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी होता है। स्मार्ट और मेहनती लोग मिड मैनेजर बन जाते हैं, और नॉट स्मार्ट और मेहनती लोग वो होते हैं जो बस काम करते रहते हैं और अक्सर सब गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब बची चौथी और सबसे दिलचस्प कैटेगरी, स्मार्ट और आलसी। ये तो पूरी मैनेजमेंट थ्योरी के खिलाफ जाता है। लीडर तो स्मार्ट और मेहनती होना चाहिए, है ना? यहीं तो सारा खेल है। वॉन मोल्टके के मुताबिक सेना में सबसे ऊंचे पद के लिए, यानी लीडरशिप के लिए, स्मार्ट और आलसी अफसर ही सबसे बेस्ट थे। क्यों? क्योंकि वो इतने स्मार्ट होते थे कि उन्हें पता होता था कि असल में क्या करना जरूरी है, क्या है वो 20% काम जो जंग जिताएगा। और आलसी? और वो इतने आलसी होते थे कि वो उस काम को करने का सबसे आसान, सबसे छोटा और सबसे असरदार तरीका खोज निकालते थे। कमाल है। वो फालतू की मेहनत से बचते थे और सीधे नतीजे पर फोकस करते थे। मतलब उनका आलस उन्हें इनोवेटिव बनाता था। वो शॉर्टकट नहीं बल्कि स्मार्ट कट ढूंढते थे। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और इसी आइडिया को समझाने के लिए किताब में कुछ कहानियां भी हैं। हाँ, एक आलसी छोटी चिड़िया की कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो कहानी बहुत प्यारी है। उसे सिर्फ समराइज मत कीजिए, बताइए ना। जरूर। तो कहानी एक छोटी चिड़िया की है जो बहुत आलसी है। सर्दियां आने वाली हैं और उसका पूरा झुंड दक्षिण की ओर गर्म जगह पर जाने की तैयारी कर रहा है। सब मिलकर घोंसले ठीक कर रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, पर ये छोटी चिड़िया हर काम को टालती रहती है। अरे कर लूंगी, अभी तो बहुत टाइम है। और फिर एक दिन वो सो के उठती है। हाँ, एक सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि आसमान साफ है और खाली है। पूरा झुंड उसे छोड़कर जा चुका है। और फिर उसे अकेले ही कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ता है। हाँ, अब उसे जिंदा रहने के लिए वो सारी मेहनत अकेले करनी पड़ती है जो वो झुंड के साथ मिलकर कर सकती थी। उसे एक मजबूत घोंसला बनाना पड़ता है, बर्फ के नीचे से खाना खोजना पड़ता है। तो उसे एक सबक मिलता है। बहुत बड़ा सबक। उसे एहसास होता है कि अगर उसने समय पर थोड़ी सी स्मार्ट मेहनत की होती, पहले से तैयारी और प्लानिंग की होती, तो उसकी पूरी सर्दी आराम से, यानी एक तरह की आलसी जिंदगी में गुजरती। तो असल में स्मार्ट आलस का मतलब ऐन मौके पर मेहनत से बचना है, और वो तभी मुमकिन है जब आपने पहले से थोड़ी स्मार्ट मेहनत कर ली हो। बिल्कुल। ये विरोधाभासी लेकिन बहुत गहरा विचार है। और दूसरी कहानी तो और भी मजेदार है, जो हमें व्यस्तता के जाल के बारे में बताती है। प्रोजेक्ट मैनेजर और मेंढक वाली? हाँ, वही। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो बहुत बिजी है, अपने काम में डूबी हुई है। एक दिन उसे तालाब के किनारे एक बोलने वाला मेंढक मिलता है। और मेंढक कहता है, अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं एक सुंदर राजकुमार बन जाऊंगा और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। कोई भी सोचेगा कि वो फौरन उसे किस कर लेगी, पर वो ऐसा नहीं करती।
वो मेढक को उठाती है और अपनी जेब में रख लेती है। हाँ, और मेंढक हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रही? और प्रोजेक्ट मैनेजर का जवाब क्लासिक है। वो कहती है, देखो मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरे पास बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है, पर एक बोलने वाला मेंढक, नाउ दैट्स कूल। ये मजेदार तो है, पर असल में एक बहुत गहरी बात कहता है। वो अपनी व्यस्तता में इतनी उलझी हुई है कि वो जिंदगी के राजकुमार जैसे बड़े मौके को पहचान ही नहीं पाती। सही बात है। उसे एक बोलने वाला मेंढक यानी एक छोटी अनोखी चीज ज्यादा आकर्षक लगती है। तो इन सब कहानियों 80-20 नियम और प्रशियाई सेना के उदाहरण का निचोड़ क्या है? क्या हमें वाकई आलसी बनने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे लगता है इसका असली मतलब ये नहीं कि हम आलसी बने, बल्कि ये है कि हम अपनी ऊर्जा के इन्वेस्टमेंट मैनेजर बने। ऊर्जा के इन्वेस्टमेंट मैनेजर। हाँ, जैसे एक अच्छा मैनेजर अपना पैसा सिर्फ उन 20% स्टॉक्स में लगाता है जो 80% रिटर्न देंगे। हमें भी अपनी ऊर्जा सिर्फ उन गिने चुने कामों में लगानी है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को छोटे-मोटे, जरूरी ना लगने वाले कामों पर खर्च कर देते हैं, जबकि स्मार्ट और आलसी व्यक्ति उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है। ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये बहुत अच्छा तरीका इसे देखने का। किताब में किरदार है निजेल, जिसकी मेज पर एक साइन लगा होता है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। क्या लिखा था? उस पे लिखा था, टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट येस्टरडे, यानी आज वही कल है जिसके बारे में आप कल चिंता कर रहे थे। वाह! ये याद दिलाता है कि हमारी कितनी सारी चिंताएं और मेहनत उन 80% चीजों पर होती हैं जो असल में मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी व्यस्तता के तमगे को कितनी शान से पहनते हैं। हमेशा कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, क्या हो अगर हम अपनी स्मार्ट सुस्ती को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दें? शायद हमारे रोजमर्रा के काम में वो कौन सा एक बड़ा काम है जिसे हम टाल रहे हैं क्योंकि हम छोटी छोटी अनगिनत चीजों में उलझे हुए हैं। उस एक काम को पहचानना ही शायद उत्पादक आलस्य की तरफ पहला कदम होगा।